हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट जेनेटिक्स, बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 इन जेनेटिक्स। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो ढूंढने में तो प्लेलिस्ट बनी है जेनेटिक्स की, आप प्लेलिस्ट पे जाके जेनेटिक्स की हर एक वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 सर्विस रिलेटेड टू जेनेटिक्स। अगर मैं बात करूँ इस यूनिट की, तो इस यूनिट में मेन आपके 3 चीज़ दे रखे, जैसे कि जेनेटिक टेस्टिंग, जीन थेरेपी, जेनेटिक काउंसलिंग। तो अगर मैं बताऊँ आपको सिंपल सा इस यूनिट में सिर्फ एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है, जिससे ये यूनिट आपकी ईजिली कंप्लीट हो जाएगी। अब वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लीजिए जेनेटिक टेस्टिंग की आप इसके डेफिनेशंस के टाइप लर्न कर लीजिए, जीन थेरेपी में सेम ऐसे करिए और जेनेटिक काउंसलिंग में सेम ऐसे करिए। रोल ऑफ नर्स आप कॉमन लर्न कर लीजिए, लीगल और एथिकल इशू आप कॉमन लर्न कर लीजिए और वो आप तीनों में मेंशन कर दीजिए, जिससे आपको टाइम भी मैनेज हो जाएगा, लर्निंग भी आपकी मैनेज हो जाएगी और वो सारी चीज़ें आप तीनों में लिख भी सकते हैं। तो यूनिट 5 को हम डिस्कस करेंगे वन शॉट में, और इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका आता है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग से भी पहले आपके सर्विस आते हैं कि क्या हम लोगों को करना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, वरना एग्जाम में आपको लगेगा कि कैसे स्टार्ट करें। तो जो भी पर्सन और फैमिलीज़ के में बर्थ एबनॉर्मलिटीज़, इनहेरिटेशन डिसऑर्डर देखने को मिलती है, उनको गाइडेंस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। उसमें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट और जेनेटिक काउंसलिंग भी परफॉर्म करते हैं। उसी का ही एक एग्जाम्पल है जेनेटिक सर्विस। जेनेटिक सर्विस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक टेस्टिंग को। जेनेटिक टेस्टिंग एक फॉर्म है मेडिकल एग्जामिनेशन का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है जीन में, क्रोमोसोम में, प्रोटीन में, जो कि ट्रांसफ़र होता है आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। फिर अगर मैं बात करूँ कि हम लोग कंडक्ट कराते हैं जेनेटिक टेस्टिंग कैसे, तो हम लोग 3 पे कराते हैं। सबसे पहले जीन के लिए, क्रोमोसोम के लिए और प्रोटीन के लिए। जीन में हम लोग डीएनए सीक्वेंस को एग्जामिन करते हैं, जीन टेस्टिंग कराते हैं और ऑल्ट्रेशन को देखते हैं कि कहीं जीन में म्यूटेशन तो नहीं। उसके बाद में आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग को एग्जामिन करते हैं और पूरे क्रोमोसोम को देखते हैं, जैसे कि उनका सेगमेंट कितना है, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉपी तो नहीं है, या कोई कम तो नहीं प्रेजेंट है क्रोमोसोम जो आगे चल के डिसऑर्डर कर दे। फिर आपका आता है थर्ड नंबर पे प्रोटीन। प्रोटीन आपका एंजाइम लेवल को एग्जामिन करते हैं, कोई बायोकेमिकल जेनेटिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें, जिससे कि आपको पता चल सके। तो ये आपके 3 क्या हो गए प्रोटीन में। अगर आपसे कोई पूछे कि जेनेटिक टेस्टिंग के मेथड्स क्या है, तो वो आपके 3 मेथड आते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग, जो कि आपका होता है जीन्स का। फिर होता है क्रोमोसोमल, जो कि क्रोमोसोम में होता है। फिर होता है बायोकेमिकल, जो कि आपका होता है प्रोटीन का। है यही 3 चीज़, लेकिन मेथड में हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैंने अलग से मेंशन कर दिया जिससे आपको याद रहे। फिर आपका आता है क्या पर्पस है जेनेटिक टेस्टिंग परफॉर्म कराने का। तो सबसे पहले हम लोग हेरिडिटरी डिजीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि कौन से में प्रेजेंट है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं ही और शी। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम लोग पता लगा सकते हैं, चाइल्ड में हम लोग सिम्टम्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं और उसकी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी और क्योर प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। तो सबसे पहले आता है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। इसमें हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं बेबीज़ में, न्यूबॉर्न में, और जो कि क्रूशियल होती है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर होती है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। इसमें हम लोग कोई भी डिजीज़ कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए हेल्प करते हैं। ये बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ भी हो सकती है, जैसे कि पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रेजेंट है, हंटिंगटन डिजीज़ प्रेजेंट है या नहीं, उनके डायग्नोस करने के लिए। फिर होता है कैरियर टेस्टिंग। कैरियर टेस्टिंग जो कपल होते हैं, जो कैरियर होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम उनके लिए टेस्ट करते हैं। फिर 4th नंबर पे आता है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स में ये उस काइंड की जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ड्रग के डोज पे कि उन पे वर्क करेगा नहीं करेगा, हेल्थ कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन उनकी कैसी रहेगी। फिर आता है प्री नेटल टेस्टिंग। प्री नेटल टेस्टिंग हम लोग अनबॉर्न चाइल्ड या फिर प्रेग्नेंट फीमेल पे करते हैं। फिर होता है प्री इम्प्लांट
इम्प्लांटेशन टेस्टिंग या फिर प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, जिसको PGD कहते हैं। ये हेल्प करता है आर्ट में, मतलब कि असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक में, जिसमें हम लोग इन वीवो इन विट्रो करते हैं। फिर आपका आता है प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग, जिसमें हम लोगों का हेल्प करता है जीन वेरिएंट्स में, लिंक्ड होता है इलनेस के, और ये हेल्प करता है आपके बर्थ में। फिर होता है फॉरेंसिक टेस्टिंग, ये हम लोग आपके हेल्प करती है फॉरेंसिक में आइडेंटिफाई करने के लिए, ये लीगल पर्पस में हेल्प रहती है। आप उसके बाद में रिसर्च में भी कर सकते हैं। फिर आपका आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब कि कैसे आप पता करेंगे कि हाँ जीन रिजल्ट कैसा आया। फिर आपका इसी में डिवाइड होता है 3 में। पहला होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन इन्फॉर्मेटिव। नॉन इन्फॉर्मेटिव में क्लियर नहीं हो पाता है और क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। पॉजिटिव में क्या होता है कि पता चल जाता है मेडिकल प्रोफेशन को डायग्नोस करने के बाद में कि रिजल्ट पॉजिटिव है, जिसका मतलब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर प्रेजेंट है। नेगेटिव में नहीं प्रेजेंट है, कोई भी चेंज नहीं आया है जीन में, क्रोमोसोम, प्रोटीन में, लेकिन पॉजिटिव में चेंजेस आया है। फिर उसके एडवांटेज क्या है जेनेटिक टेस्टिंग के, तो एडवांटेज में आप पर्पस को सारे लिख देंगे, और डिसएडवांटेज में आप लिखेंगे कि इससे फिजिकल रिस्क है, इससे साइकोलॉजिकल रिस्क है, मेंटल रिस्क है, इमोशनल रिस्क है, सोशल रिस्क है और फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल के इन सारे टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं। सोशल सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इसके लिए है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मिथ बना रखे। इमोशनल कि जो भी पर्सन होता है उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी डाउन होती रहती, कोप नहीं कर पाते हैं। मेंटल कोई डेवलप कर देता है, जैसे कि उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल उनके माइंड पे कैसे अफेक्ट कर रहा है, उनका मेंटल हेल्थ कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। फिजिकल उनके बॉडी मूवमेंट, बॉडी में कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे उनके चेंजेस आ रहे हैं इस जेनेटिक टेस्टिंग की वजह से, वो सारे क्या होंगे आपके डिसएडवांटेज आएंगे। लीगल इशू और एथिकल इशू और रोल ऑफ नर्स हम लोग इसको कॉमनली डिस्कस करेंगे, तो ये हम लोग एट लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन जेनेटिक टेस्टिंग आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर एग्जाम में आएगा, एग्जाम में जेनेटिक टेस्टिंग, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे जेनेटिक टेस्टिंग की, उसके बाद में उसको कैसे मेथड में कैसे कंडक्ट करेंगे, 3 वो लिखेंगे। आप पर्पस लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे, इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन इन्फॉर्मेटिव, एडवांटेज लिखेंगे, डिसएडवांटेज लिखेंगे, उसके बाद में लीगल एथिकल इश्यूज लिखेंगे, फिर रोल ऑफ नर्स लिखेंगे। लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक टेक्निक है जिसमें हम लोग ऑल्ट्रेशन करते हैं जीन को, किसमें, DNA सेल में, जिससे हम लोग डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें। यही डेफिनेशन है जीन थेरेपी की। इसमें हम लोग कोड को रेगुलेट करते हैं। ये मेनली आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जर्म लाइन जीन थेरेपी, सोमैटिक जीन थेरेपी। आप इस तरीके से समझें जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा। जो आपकी जर्म लाइन थेरेपी होती है उसमें क्या होता है, हम लोग एम्ब्रियो से ह्यूमन में जाता है और उसमें हर एक सेल टारगेट करा जाता है। लेकिन जो आपका सोमैटिक होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सोमैटिक सेल्स को टारगेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो रिवर्स करेगा अफेक्टेड इंडिविजुअल डिजीज़ को, जिससे फिनोटाइप ही सिर्फ ट्रीट होगा। और जो आपका जर्म लाइन होता है वो आपके हर को ठीक करेगा जीनोटाइप में। तो जीनोटाइप के लिए जर्म लाइन, फिनोटाइप के लिए सोमैटिक जीन थेरेपी। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इससे हम लोग जीन मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। कुछ भी रिप्लेसमेंट करना होता है उसको कर देते हैं, मॉडिफाई करना होता है जीन को तो मॉडिफाई कर लेते हैं। जीन ट्रांसफ़र मेथड से हम लोग कोई भी जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली। जीन ट्रांसफ़र करके एक स्पेसिफिक सेल लाइन बना सकते हैं, जैसे कि सोमैटिक जीन थेरेपी का यूज़ करके। इसमें हम लोग वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। वेक्टर्स का मतलब क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल बता रही हूँ, ये मान लीजिए जीन है और जीन में इसमें 3 चीज़ें में थी, लेकिन ये वाला आपका डिफेक्टिव था। जब आप इसको चेंज करोगे तो चेंज करने के लिए आप कहीं बाहर से लोगे ना, तो जो आप बाहर से ले रहे हो वो आपका क्या होता है, वेक्टर होता है। तो अब आता है कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो वेक्टर आपका वायरल होता है, नॉन वायरल होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपके बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा है, उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वेक्टर की, तो वेक्टर आपका पहला होता है प्लाज्मिड, जो कि आपका सर्कुलर DNA होता है और ये आपका पाया जाता है बैक्टीरिया में।
ये मॉलिक्यूल आपका कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में। फिर आपका आता है वायरस, ये आपका दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन वायरल, एक होता है वायरल। जो नॉन वायरल होता है वो आप फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के लिए यूज़ करते हो और मेनली लैब में यूज़ करा जाता है। जो आपका वायरल होता है वो हम लोग जेनेटिक मटेरियल निकालते हैं वायरस से, ब्लूप्रिंट होता है और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारा चीज़ साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है बैक, जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये इसमें आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया जाता है। फिर आता है यैक, जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। फिर होता है कॉस्मेट, जो कि आपका फिफ्थ नंबर पे होता है, जो कि हाइब्रिड होता है प्लाज्मिड और फेक का। तो ये आपके 5 तरीके के वेक्टर्स है जो आपके हेल्प करते हैं। ये आपके मेन आते हैं जीन थेरेपी में। सबसे पहला होता है प्लाज्मिड, दूसरा होता है वायरस, फिर होता है बैक, फिर होता है यैक, फिर होता है कॉस्मेट। बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और कॉस्मेट। कॉस्मेट आपके दो से मिल के बना होता है, एक होता है प्लाज्मिड और एक होता है फेक। प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। मॉलिक्यूल कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिक्स जीन थेरेपी के। क्या रिक्स हो सकते हैं जीन थेरेपी के जब हम लोग जीन को इम्प्लांट नहीं कर पाते सेल में या फिर इम्प्लांट कर देते उसकी वजह से। तो मेन आपको 4 देखने को मिलेगा। सबसे पहले अनवांटेड इम्यून सिस्टम रिएक्शन, मतलब कि जो इम्यून सिस्टम है वो सेल को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता है और उसको टारगेट करता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन और ऑर्गन फेलर देखने को मिलता है। टारगेट द रॉन्ग सेल, अब वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है आपके वाइड रेंज ऑफ सेल को, लेकिन वो म्यूटेटेड वायरस को भी अफेक्ट करेगा तो उससे भी डैमेजिंग होगी। इन्फेक्शन कॉज बाय वायरस, मतलब कि आपने एज अ वेक्टर उसको यूज़ तो कर लिया लेकिन वो बॉडी में जाके डिजीज़ कॉज कर रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजिंग अ ट्यूमर, न्यू जीन हो सकता है इंसर्ट करने की जगह गलत जगह इंसर्ट कर दे और वो क्या कॉज कर दे, ट्यूमर कॉज कर दे। ये था आपका जीन थेरेपी का कंटेंट। उसके बाद में आप फिर लिखेंगे लीगल एंड एथिकल इशू यूज इन जीन थेरेपी, फिर रोल ऑफ नर्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे एकदम लास्ट में। फिर आपका आता है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, मतलब कि लीगल एंड एथिकल इश्यूज और रोल ऑफ नर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन यूनिट के टॉपिक के हिसाब से आपका आता है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग एक प्रोसीजर जो हेल्प करता है पर्सन को, फैमिली को डील करने में कोई भी रिस्क ऑफ जेनेटिक इलनेस से, जिसमें हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं मेडिकल, साइकोलॉजिकल, फैमिली और हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस ऑन द डिजीजेस। इसमें हम लोग काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग से डिफाइन करते हैं क्या प्रोसेस है, कैसा वो अफेक्ट कर रहा है, कैसे उसका रिस्क है, कैसे उसको ट्रीट करा जा सकता है, कैसे आपको मेंटेन करना है, क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है, कैसे मेडिकेशन लेना है, कैसे फॉलोअप करना है, क्या एजुकेट करना है, वो सारी चीज़ काउंसलिंग में आती हैं। पर्पस क्या है, इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर को इनकरेज कर सकते हैं, उसके बाद में उनको क्लियर ऑप्शन अवेलेबल करा सकते हैं। पॉसिबिलिटी होती है कि जेनेटिक डिजीज़ को हम लोग कम कर सकें, हेरिडिटरी डिजीज़ को रिड्यूस कर सकें और सप्रेस कर सकें बहुत सारे आपके डिसऑर्डर्स को। क्या इंडिकेटर्स है जेनेटिक काउंसलिंग के, तो सबसे पहले पेशेंट या फैमिली मेंबर्स इनहेरिटेड डिजीज़ का होगा, बर्थ रिलेटेड इशू हो जैसे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो, क्लाइनफिल्टर के स्पेलिंग गलत है, टर्नर सिंड्रोम हो या डाउन सिंड्रोम हो, या पर्सन को मेंटल रिटार्डेशन हो, या फिर एडवांस मैटरनल एज हो, या फिर अर्ली कैंसर डायग्नोस हुआ हो, मिस कैरेज हो, माल फॉर्मेशन हो, या फिर आप ये कह सकते हैं जो अभी तक आपने यूनिट 1 से यूनिट 5 में जितने भी आपने डिजीज़ पढ़ी हैं जेनेटिक से रिलेटेड, वो अगर है तो उसमें भी हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग के कुछ आपके स्टेप्स होते हैं जिनको डिवाइड करा गया है 5 पार्ट्स में, तो ये आपका नेक्स्ट में आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। यह आपका जो स्टेप है सबसे पहले आता है कि आप रिक्वेस्ट करोगे डोमिनेंट डिसऑर्डर को, कोई भी पेरेंट है उसको, फिर उसके बैकग्राउंड के लिए आप हिस्ट्री कलेक्ट करोगे और डिस्कस करोगे। तो पहला पॉइंट आपका यही आता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर दूसरा होता है आप रिव्यू करोगे मेडिकल और हिस्ट्रीज़ को, प्रेगनेंसी हिस्ट्री को, जिससे पता चल जाएगा कहीं कंजेनाइटल तो नहीं है। थर्ड नंबर पे आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। फोर्थ नंबर पे एडवाइस करोगे कि कुछ टेस्ट कर लें, जिससे आप डीएनए टेस्टिंग भी करा सकते हो और वो हेल्प करेगा आपका। फिर आप जेनेटिक काउंसलिंग को आप प्रोवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इज कंप्लीट। तो 4 स्टेप्स आपके बेसिक आते हैं, उसके बाद में आप जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये मेन 5 स्टेप आते हैं आपके जेनेटिक काउंसलिंग में।
अब हम बात करते हैं लीगल और एथिकल इश्यूज़ के बारे में, जो आप तीनों में लिख सकते हैं, तीनों टॉपिक में। सबसे पहला आता है लीगल। क्या होता है लीगल? का मतलब होता है रिटन लॉ, जो लिखे हुए वो होते हैं। एथिकल का मतलब होता है ह्यूमन राइट, उनको पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। ये मैं समझा रही हूँ जैसे आपको पता चले कि लीगल एथिकल इश्यूज़ होते क्या हैं। तो लीगल एथिकल इश्यूज़ में टोटल 8 पॉइंट है जो आप मेंशन करेंगे। सबसे पहले है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल, जिसको आपको पता है कि आपको प्राइवेसी रखनी है, कॉन्फिडेंशियल आपको किसी से भी उनकी बातें शेयर नहीं करनी होती, वो आपके और उनके बीच में होनी चाहिए। इन्फॉर्म कंसेंट, आप उनके पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे और उनका कंसेंट लेंगे, और अगर वो कंसेंट नहीं देना चाहते तो इसमें ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते, उनके पास राइट है डिनाई करने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मेटाइजेशन, तो इसमें उनका ही रोल रहेगा कि वो हेल्प कर सकते हैं कोई भी इन्हांसमेंट करने के लिए या फिर ना करने के लिए। इसमें हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, चिल्ड्रन के प्रीनेटल टेस्ट करेंगे, असेस करेंगे 5th नंबर पे जेनेटिक सर्विसेज को। 6th पॉइंट है ओनरशिप करेंगे या फिर यूज़ करेंगे जेनेटिक डेटा को। 7th है जीन एडिटिंग या मैनिपुलेशन करेंगे, जैसे कि एडिटिंग से इन्हांस कर सकें, और आप इसमें कोई भी जेनेटिक इन्हांसमेंट के लिए यूजेंसीज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल आपके 8 कॉमन पॉइंट है जो आप तीनों में लिख सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग में, जीन थेरेपी में, और आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं अपने टेस्टिंग में। फिर आपका आता है रोल ऑफ नर्स। तो आपके टोटल 10 पॉइंट है जो आपके हेल्प करेंगे रोल ऑफ नर्स में। सबसे पहले आप जेनेटिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आप पेशेंट का असेसमेंट और फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे, एडवोकेसी और एथिकल कंसिडरेशन रखेंगे, हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ का प्रिवेंशन करेंगे, पॉलिसी का डेवलपमेंट करेंगे, रिसर्च में हेल्प करेंगे और केयर कोऑर्डिनेशन। तो ये टोटल 10 पॉइंट्स हैं जो आपके तीनों में कॉमन है, जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक काउंसलिंग एंड जीन थेरेपी में। तो यूनिट 5 जो आपका है सर्विस रिलेटेड टू जेनेटिक्स आपका कंप्लीट हो गया। अगर इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।